मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत शोधार्थियों से लखनऊ में तीसरी बार संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शोधार्थियों ने अपने अपने क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नए नए प्रयास किए हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विकास खंडों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश में बेहतर काम हुआ है। आज हर क्षेत्र में काम हो रहा है, बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो आज देश में हर तरफ विकास हो रहा है। सरकार अपने विभागों में भी इस बात की फिर व्यवस्था करने जा रही है कि जो सफलतापूर्वक अपने टेन्योर को पूरा करेगा, अपना शोध प्रबंध भी प्रस्तुत करेगा। हम एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी फिर उनको यहां पर प्रदेश के अंदर वेटेज देने जा रहे हैं और उसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमें अपने शोध प्रबंध को इसके साथ ही तैयार भी करना है। और उसमें बहुत अच्छा होगा कि जिस विकास खंड में आप हैं उस विकास खंड के अंदर क्या वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने की वहां की आबादी है, वहां की जनसांख्यिकी की क्या है, वहां की सामाजिक स्थितियां क्या हैं, आर्थिक स्थिति पे भी एक कुछ हमें वहां पे देखना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए। जो डाटा है उन सबको भी अवलोकन करना चाहिए और फिर उसके बारे में आप जब गए थे किस स्थिति में गए थे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे, कौन कौन से सेक्टर में आपको कार्य करना था, उसके क्या क्या इंडिकेटर दिए गए थे, कैसे आप लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, कैसे टीम वर्क के परिणाम सामने आते हैं। और फिर उसमें आप लिखना शुरू कर देंगे तो 200, 300, 500 पेज का एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है। और फोटोग्राफ के साथ दें, फोटोग्राफ के साथ अगर आप उसको देंगे, डायग्राम बना करके अगर आप उसको देते हैं, बेहतरीन तरीके से आपकी प्रस्तुति होगी। उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप उन चीजों को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं तो शोध प्रबंध आपको एक नई पहचान कर देगा। आपके पास नौकरी की कमी नहीं रहेगी, लोग आपको एक सुधारक के रूप में देखेंगे, लोग आपको एक रिफॉर्मर के रूप में देखेंगे। मोदी सरनेम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है और जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। उसके बाद दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी जाहिर की। तो कांग्रेस ने ट्वीट भी किया कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे और इसके साथ एक तस्वीर भी लगाई उन्होंने लोकसभा की राहुल गांधी की और उसमें लिखा कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने पर अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। ऐसे में अमेठी के लोगों की क्या सोच है? क्या राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो अमेठी के लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ अमेठी के दर्जनों लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। भैया क्या नाम है आपका? मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता आज बहाल हो गई है और अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है कि तो पिछली बार थोड़ा चूक हुई है, चुनाव 2 लाख के ऊपर जाएगी और ये रही तो गुजरात के बाद तो गुजरात भाई सब वही वाला जोड़ कर रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा रहा। इस तरह से राहुल गांधी की सत्ता आज बहाल हुई है, अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं?
राहुल गांधी अमेठी जो है वो राहुल गांधी का है, इसलिए अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो फिर पुनः भारी मतों से विजयी होंगे और हमेशा सांसद यहीं से रहेंगे राहुल गांधी। आज बड़ी खुशी की बात है कि सत्य की विजय हुई है और राहुल गांधी यहाँ बहुत भारी मत से जीतेंगे। हाँ, क्योंकि ईरानी जी ने यहाँ की सभी योजनाएं उठा ली, जैसे फुटपाथ ट्रिपल आई सब उठा ले गए, कुछ नया काम किया नहीं, इसलिए राहुल गांधी बहुत भारी मत जीतेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ की सबसे बड़ा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आया है इससे जनता में बड़ी खुशी भी आई है और न्याय मिला है। जो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय था उसको बदल करके न्याय मिला, इससे न्यायालय के ऊपर जनता को विश्वास हुआ है। और राहुल गांधी हम लोगों के घर के हैं, जब भी लड़ेंगे हम लोग उनके साथ अच्छे हैं। स्मृति ईरानी तो विकास कर रही हैं यहाँ अमेठी। क्या विकास किया तो ये थे अमेठी के लोग, और अमेठी के लोगों से जब हमने बात किया तो ज़्यादातर लोग ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें लाखों से जीत हासिल होगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में कांग्रेस और गांधी परिवार से अमेठी में कोई दावेदारी करता है या नहीं, ये तो आने वाला। ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से वसूली जा रही फीस और कॉलोनियों में बिजली की आपूर्ति में ना होना और सूरजपुर कस्बे में टूटी सड़कों के कारण जलभराव के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में संचालित निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं, अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। फीस भरने में देरी होने पर छात्रों को प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है और भारी जुर्माना वसूला जाता है। स्कूलों में वार्षिक फीस, परीक्षा फीस और ट्रांसपोर्ट फीस आदि के नाम पर मोटी वसूली कर छात्रों और उनके अभिभावकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में एवं एसडीएम वीपी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सह चुनाव अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीकम सिंह, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा के उप सभापति अखिलेंद्र शाही और राज्य शाखा प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अशोक अरोड़ा, सफीक जमा एवं अजय प्रताप सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी की अनुमति से गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें 167 आजीवन सदस्य के परिप्रेक्ष्य में 76 सदस्यों की मौजूदगी से कोरम की पूर्ति हुई और गठन पे चर्चा के बाद सभी ने सर्वसम्मति से गठन की स्वीकृति प्रदान की, जिसके बाद सर्वसम्मति से सभापति सौरभ सिंह, उप सभापति मोनिका शाही और संजय के त्रिपाठी को सचिव के साथ राज्य प्रबंध समिति का सदस्य एवं एजीएम के लिए सदस्य कोषाध्यक्ष इंद्रपाल शर्मा और सदस्य प्रबंध समिति वीरेंद्र प्रताप सिंह, गरिमा त्रिपाठी, शिवम अरोड़ा, प्रमोद सिंह, मनीष सबरवाल और प्रबंध समिति के 5 पदाधिकारी के साथ सदस्य वित्त समिति एवं एजीएम के प्रतिभाग करने के लिए सीपी मिश्रा, स्वास्थ्य समिति डॉक्टर टीकम सिंह, आपदा समिति गरिमा त्रिपाठी, जूनियर रेड क्रॉस शिखा चंद्रावत, ये सब मौजूद रहे यहाँ पे और उनकी मौजूदगी में हुआ। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। मोदी सरकार देश भर में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना चाहती है और इसको लेके कई तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों में कई तरह के बदलाव यहाँ देश भर में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करना चाहती है और सरकार का उद्देश्य रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाकर शहर को विकास के पथ पे आगे लाना है। इसके लिए 6 अगस्त को पीएम मोदी देश को एक बड़ा तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री 6 अगस्त को देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखेंगे और पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसा करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा और रीडेवलपमेंट के बाद ये रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह दिखेंगे। सरकार ने कई स्टेशनों की भविष्य की तस्वीर भी जारी की है। तो इसकी आधारशिला 6 अगस्त को
पीएम मोदी द्वारा रखी जाएगी। वैसे इस योजना के तहत देश भर में कुल 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है और रीडेवलपमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश का अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग रेलवे स्टेशन भविष्य में कैसा दिखेंगे उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 में आवास विकास परिषद से एक भूखंड पर 3 फ्लैट का नक्शा पास कराकर बिल्डर ने 23 फ्लैट बना दिए, जिस पर अवैध निर्माण करने के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फ्लैट ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आवास विकास परिषद ने भवन पर नोटिस चस्पा कर लोगों को 5 अगस्त तक घर खाली करने का समय दिया है। आवास विकास परिषद 5 अगस्त को भवन को ध्वस्त करेगा। वहीं न्यूज़ वन इंडिया ने वहां रह रहे लोगों से खास बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। गाजियाबाद में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, जिसके चलते हाई कोर्ट ने अब आदेश दिए हैं कि अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। जी हां, पूरा मामला गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके का है, जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे आपके सामने जो ये इमारत खड़ी है, इस इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त करने के आदेश उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं और उनका कहना है कि ये पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध बना हुआ है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस समय ये बिल्डिंगें बन रही थी उस समय पर यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कि गाजियाबाद के आवास विकास के अंतर्गत आता है, तो आवास विकास के जो अधिकारी हैं वो उस वक्त क्या कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए हैं और सामने नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में एक द्वितीय भूखंड को, ये भूखंड नंबर है और इसको 5 तारीख तक ध्वस्तीकरण करना है, जिसके लिए आपको अपने फ्लैट्स खाली करने हैं। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो लोग हैं, इनकी आखिरकार क्या गलती थी, तब इन्होंने ये फ्लैट्स खरीदे थे, तो क्या इनको पता था कि ये पूरी तरह से अवैध है। जिंदगी भर का कमाई इसमें लगा दिया, इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ने देंगे, या तो मर जाएंगे या तोड़ देंगे। अच्छा, जब आपने या सरकार हमें जवाब दे कि ये अवैध निर्माण क्यों हो रहा है, इसका सजा पब्लिक क्यों भुगतेगा, उस अधिकारी को सजा दिया जाए ना जिसने ये बनाया। अब वो अभी भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि रुक गया, अभी भी चल रहा है कार्रवाई। नहीं, खाली तो नहीं हो रहा। खैर ये खाली तो नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे यहाँ से खाली करके, कहाँ किराए पे रहेंगे। मतलब 13-14 हज़ार रुपये की EMI भी भरेंगे, 10 हज़ार रुपये कहीं किराया भी देंगे, कहाँ से दे देंगे, इतनी थोड़ी तनख्वाह है। अगर इतनी तनख्वाह होती तो 2 BHK लेते, 1 BHK में क्यों आते। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां एक और आवास विकास के अधिकारी और बिल्डरों की जो एक तरह से मिली भगत है, उसके चलते इन फ्लैट्स को बनाया गया और जनता को बेच दिया गया। लेकिन जहां एक और बिल्डर मोटा मुनाफा कमाकर साइड हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जनता अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई गंवाने की कगार पर है। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़। और कोरोना के बाद ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस ने पूरे देश में तबाही मचाई थी। अब ऐसे में एक बार फिर ब्लैक फंगस के मरीज सामने आने लगे हैं। गाजियाबाद में पहला मरीज ऐसा सामने आया जिसके कान में ब्लैक फंगस है और अब ऐसे में गाजियाबाद के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर बृजपाल त्यागी इस मरीज का इलाज कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने डॉक्टर BB त्यागी से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि किस तरह से ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस ने पूरे भारत में कोहराम मचाया था, जिसके बाद जैसे जैसे कोरोना वायरस कम हुआ, उसी तरह से ये फंगस धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इस बार एक अलग तरीके से ब्लैक फंगस आया है और इस बार किस तरह से वो आया है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, कान में पहली बार ब्लैक फंगस पाया गया है, क्या कहेंगे? ये जो केस है, ये एक यूनिक केस है जो 10 लाख में एक मरीज को मिलता है
और ये आइसोलेटेड कान में होना ये बहुत बड़ी बात है। एक पेशेंट है मेरे पास विजय कुमारी, वो आई थी अपने कान में हैवीनेस करके, उनको भारीपन हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। जब हमने उनको दूरबीन विधि से देखा तो हमने पाया कि उसमें काला फंगस है, और जब काले फंगस की रिपोर्ट हमारे पास आई तो और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की आज की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। व्यास जी के तहखाने में भी एएसआई की टीम गई थी और परिसर में पश्चिमी दीवार का बारीकी से सर्वे किया गया। देवी देवताओं की आकृतियों का मेजरमेंट किया गया और परिसर के कोने कोने का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई है। एएसआई की टीम द्वारा परिसर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तीनों हिस्सों का बारीकी से सर्वे किया जा रहा है और एएसआई सर्वे की कार्रवाई से हिंदू पक्ष में खुशी है। 4 हफ्तों तक लगातार जारी रहेगा यह सर्वे और 2 पालियों में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे होगा। कल सुबह 8 बजे से फिर शुरू होगा यह सर्वे। तो एएसआई सर्वे की कार्रवाई से हिंदू पक्ष जरूर खुश है और 4 सप्ताह तक लगातार जारी रहेगा एएसआई का सर्वे और 2 पालियों में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे होगा। कल सुबह 8 बजे फिर सर्वे का काम शुरू होगा। तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की आज की जो कार्रवाई है, आज का जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है। कल फिर सुबह 8 बजे सर्वे शुरू होगा और इसी तरह से अगले 4 सप्ताह तक का वक्त है ये सर्वे होगा। और परिसर में पश्चिमी दीवार का बारीकी से सर्वे किया गया, देवी देवताओं की आकृतियों का मेजरमेंट किया गया और परिसर के कोने कोने का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई। तो एएसआई सर्वे की कार्रवाई से हिंदू पक्ष खुश है और 4 हफ्तों तक लगातार ये सर्वे जारी होगा, यानी जारी रहेगा सर्वे। 2 पालियों में होगा ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे और आज का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कल 8 बजे सुबह एक बार फिर सर्वे शुरू होगा। तो व्यास जी के तहखाने में भी एएसआई की टीम गई थी और परिसर में पश्चिमी दीवार का बारीकी से सर्वे किया गया। हम लोग को बहुत उत्साह, कल हम लोग सुने कि हाई कोर्ट का मतलब फैसला आ गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए अब फिर से सर्वे होगा, बाबा फिर दर्शन होगा बाबा का, फिर हम लोग चलेंगे सर्वे में। क्या लगता है नंदी की जो प्रतीक्षा थी अब धीरे धीरे समाप्त? हाँ, अब धीरे धीरे नंदी की परीक्षा, क्योंकि नंदी इतना दिन से इंतजार कर रहे थे। अब नंदी अपने आराध्य से मिलने के लिए मतलब कम समय रह गया उनका। तो अंदर कितने बजे से आप लोग को बताया गया? 7 बजे से। 7 बजे से। और कितने लोग अंदर दाखिल होंगे? कुछ हम लोग की तरफ से 4 आदमी, 4 अधिवक्ता और सरकारी वकील रहेंगे और उनके 2 जूनियर रहेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पिछली बार तो हमने देखा था उन लोगों ने बहिष्कार किया था, इसका क्या इस बार तो लिस्ट में उन लोग का नाम है। 7-8 लोग उन लोग के नाम। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।